नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का ये अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है। देखिए साथियों, ये मॉडल पेपर जो सीरीज़ है इसको ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि निश्चित फ़ायदा इससे आपको होगा। 55 मॉडल पेपर साइकोलॉजी के टॉपिक वाइज मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के टोटल 1558 जो प्रश्नों के 55 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न उनमें करवाए हैं, और साथियों इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा चुका हूँ इंस्टा मोजो स्टोर पे। आप वहाँ से ले सकते हैं। 51 मॉडल पेपर साइंस के भी अवेलेबल करवा दिए हैं वहाँ पर, वो भी ले सकते हैं। नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। लेकिन जो ये अपनी मनोविज्ञान की मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, इसमें क्या है कि आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न हो सकते हैं। दूसरी बात यह है इसकी विशेषता कि इसमें 30 प्रश्न का सेट रखा गया है, जो कि आपके बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से है। दूसरी बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट कि साथियों, मैं खुद रीड सेलेक्टेड हूँ, आप लोगों को पता है। तो बिल्कुल वो प्रश्न लेने की कोशिश करता हूँ जिनसे आपको फ़ायदा हो, जो आपकी परीक्षा में आने योग्य हो। बेफालतू के प्रश्न न तो मैं लेके आया हूँ न लेके आऊँगा। साइंस के लिए भी बच्चे यही बोलते थे कि सर इतने सरल प्रश्न थोड़ी आते हैं, ठीक है। लेकिन मित्रों, आप देखोगे स्टेनोग्राफर का जो पेपर अभी हुआ है अपने राजस्थान में, उस पेपर में साइंस के 75 प्रश्नों में मोस्ट ऑफ द प्रश्न, मतलब लगभग प्रश्न जो है वो अपने नोट्स में से थे। अब जो टॉपिक अपने नहीं है उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो टॉपिक्स अपने हैं उनमें से जो प्रश्न आए वो लगभग अपने नोट्स में से बाहर कुछ भी नहीं है। या मैं यूं कहूं कि वो सारे के सारे राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की किताब से हैं, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने नोट्स वहीं से बनाए हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, आपको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। और ये मॉडल पेपर सीरीज आपको ज्वाइन जो हो ज़रूर करनी है। वो ये 15-20 मिनट का समय आपको निकालना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और निश्चित सफलता की ओर आप लोग अग्रसर हो जाओगे। पहला आपका प्रश्न है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यदि बालक मानसिक प्रक्रिया को संशोधित करता है तो इसे कहते हैं वस्तु स्थिरतर्य, सजीव चिंतन, स्कीमा या समावेशन। तो मित्रों, इसको बोला जाता है इस स्थिति को जिसमें जो है वो बालक मानसिक प्रक्रिया को संशोधित करता है तो इससे क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय ये आयामों होना चाहिए, मानवीय आयामों में परिवर्तन की व्याख्या करे। दूसरा, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। तीसरा, जो बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या जो किसी बच्चे के संप्रत्यात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मित्रों इसका भी सही आंसर आपका रहेगा निश्चित रूप से। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए, अप्लाइड प्रश्न हमेशा आसान होते हैं। और तीसरा आपका प्रश्न है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ए विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। बी ऑप्शन है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। और डी ऑप्शन है कठोर और अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर इस चीज़ के लिए, इस प्रश्न के लिए रहेगा। देखिए प्रश्न क्या था? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। क्या मांग करता है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से? यह करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भावनाओं की आलोचना। दूसरा है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। सी ऑप्शन है भावनाओं के प्रति जागरूकता। और डी ऑप्शन है भावनाओं का प्रबंधन। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका भावनाओं की आलोचना। ये भावात्मक बुद्धि, यानी जिसको अपन संवेगात्मक बुद्धि भी बोलते हैं ना, उसी को भावात्मक बुद्धि कहा जाता है। और उसमें संवेगों की आलोचना या भावनाओं की आलोचना नहीं होती है। ये इस प्रकार का कोई भी वहाँ पे कौशल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों इसका सही उत्तर आपका रह जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, आत्मचेतना का विकास द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का सामना तथा दिवा स्वप्नों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाएगा?
तो सब लोग जानते हैं, तो अपनी किशोर अवस्था को कहा जाता है तनाव और तूफान की अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकासवाद की प्रथम अवस्था का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकासवाद की प्रथम अवस्था का नाम आपको बताना है। तो प्रथम अवस्था आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो जाएगी, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों इसका सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री के सीखने में अवरोध पैदा करे, तो अवरोध अगर पैदा करती है तो उसको क्या कहेंगे? उदयमुखी अधिगम, पूर्वोन्मुखी अधिगम, पृष्ठोन्गुणी अधिगम या रिक्त अधिगम। तो मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा पूर्वोन्मुखी अधिगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिस काम को सीखा जा रहा है उसे सीखने के लिए अगर मन में उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो उसे सीखने में बहुत आसानी होती है। यह थॉर्नडाइक ने किस नियम से संबंधित है? तो देखिए, अगर मन में अपने ये है कि यार इससे सीखने से अपने को फायदा होगा, इसको अपने को सीखना चाहिए, अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं तो इसके बारे में सीख, इसके बारे में जानकारी हासिल कर, अंदर से आवाज आए, है ना, और उसी के ऊपर अपन रिएक्ट करके, क्रिया करके उस चीज को करें, अगर सीखें अपन, तो वो साथियों तत्परता का नियम होगा, अपन जल्दी सीखेंगे उस चीज को। बस जिस चीज में अपने को सीखने में मजा आता है उस चीज को अपन जल्दी सीखेंगे निश्चित रूप से। तो ऑप्शन ए जो है वो मित्रों यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, ये आपके बाकी प्रभाव के नियम, अभ्यास का नियम, ये सारी चीजें भी अपन जो वो थॉर्नडाइक के नियमों में देख चुके हैं। ये मुख्य नियम तीनों की तीनों थॉर्नडाइक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताएं कितनी मानी है? तो उच्च स्तर की आवश्यकताएं 2 मानी है मैस्लो ने। टोटल 5 आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई अपने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में, जिसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आती है आपकी, उसके बाद में आपकी सुरक्षा की आवश्यकता मित्रों इसमें दी गई है आपको, और इसके बाद में बात करें तो प्रेम की आवश्यकता। ठीक है, दूसरी आपकी क्या? सुरक्षा की। पहली आपकी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की, तीसरी आपकी प्रेम की, और चौथी जो आवश्यकता है मित्रों वो आपकी एक प्रकार से अगर अपन बात करें तो सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, चौथी आवश्यकता क्या बताई गई है इनके द्वारा? सम्मान की आवश्यकता बताई गई है। और पांचवी जो आवश्यकता वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च स्तर की 2 आवश्यकताएं, चौथे नंबर और 5वें नंबर की आवश्यकता को उच्च स्तर की आवश्यकता कहते हैं। बाकी ये तीनों शारीरिक, सुरक्षा और प्रेम निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे मित्रों आपका सही उत्तर रह जाएगा। अगला आपका प्रश्न, आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले जो वैज्ञानिक है मित्रों वो हाँ आपके ब्रूनर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार किस मनोवैज्ञानिक के कार्य हैं? ठीक है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, तो इसका सही उत्तर आपका क्या रहेगा? जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्मितवादी सिद्धांत कौन सा है? शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, पूर्व निर्धारित है, व्यवस्थाजन्य है? तो आपका छात्र केंद्रित ये रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरटी 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन की समय सीमा में देनी ही पड़ेगी? 10 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 7 दिन? तो ऑप्शन होगा 7 दिन में बच्चे को टीसी अगर मांग रहा है तो देनी ही होगी। ऑप्शन नंबर मित्रों इसका 4 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है तो रुचि किसे जन्म देने वाली माँ है? अधिगम को, बुद्धि को, अभिप्रेरणा को या अवधान को? तो मित्रों इसका आंसर आपका क्या रहेगा? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को जन्म देने वाली कौन है? रुचि होती है। देखिए, निश्चित रूप से किसी चीज में अपनी रुचि अगर जबरदस्त रुचि है तो वो अंदर से आवाज उठेगी सीखने के लिए। ठीक है, अपन अंदर से अभिप्रेरित होंगे, तो अभिप्रेरणा की जागृति कौन करता है? रुचि करती है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कैसी शिक्षा पर बल दिया? साथियों, गांधी जी ने बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या विद्यालय केंद्रित या प्रजातंत्र केंद्रित पर बल दिया? तो गांधी जी ने मित्रों आपके बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में श्रेष्ठ कौन सी है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व आएगा रजोगुणी में, तमोगुणी में, सतोगुणी में या फिर आपके कर्म गुणी में? तो देखिए मित्रों,
सतोगुणी आपके कौन होते हैं? जो संत महात्मा साधु वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके सतोगुणी में। इसके अलावा तमोगुणी की बात की जाए तो देखिए, तमोगुणी में झूठ बोलने वाले, ठीक है, और क्रूर व्यवहार करने वाले, अश्लील हरकतें करने वाले, कामुक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। जबकि रजोगुणी व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, एक प्रकार से समझदार व्यक्ति को अपन रजोगुणी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति को निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में श्रेष्ठ कौन सी है। तो ये कोई उद्दंडता तो निश्चित रूप से नहीं है भाई, वो नहीं कर पा रहा तो वो हो सकता है कोई प्राकृतिक कारण हो, कुछ भी हो। तो ये जो व्यक्तित्व है किस में जाएगा? आपका सतोगुणी में जा नहीं सकता, तमोगुणी में भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों इसका सही आंसर आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया है? तो मित्रों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आइजेंक ने। आइजेंक ने अपने देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व के लिए जो डेफिनेशंस दी गई उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बल देने वाले एक ही वैज्ञानिक थे, वो हैं आपके आइजेंक। ऑप्शन नंबर बी इसका मित्रों सही आंसर होगा। आइजेंक की डेफिनेशन आपको नोट्स में लिखवाई गई है, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियोज को भी देख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, स्वप्न की सहायता से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी या मनोविश्लेषणात्मक? तो स्वप्न के माध्यम से है तो निश्चित रूप से मन का विश्लेषण करने पर ही ऐसा होगा, तो मनोविश्लेषणात्मक विधि है। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, यदि बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करनी है। अपन जानते हैं साथियों, जो आईक्यू होता है उसके लिए अपन मानसिक आयु ऊपर लिखते हैं, बटा में लिखते हैं वास्तविक आयु और गुणा में लिख देते हैं 100। तो 10 से 10 बार 100 कटा और 120 आपका आया, तो आईक्यू आया आपका 120। 120 आईक्यू आने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 20वां, यदि एक या दो परीक्षण के बजाय यदि क्रियात्मक परीक्षण का समूह किया जाए तो कहलाता है सामूहिक उप परीक्षण, स्केल या बैटरी या उपरोक्त सभी? तो मित्रों जब दो परीक्षण के बजाय अपन क्रियात्मक परीक्षण, एक या दो परीक्षण के बजाय अपन पूरा क्रियात्मक परीक्षण का समूह अगर कर लेते हैं तो उसको मित्रों स्केल या बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। जब भी कभी आपको पूछा जाए कि ये जो बैटरी परीक्षण किसके द्वारा किया गया या बैटरी परीक्षण, ठीक है, में एक ये बैटरी परीक्षण जो वो सामूहिक परीक्षण है या एकल परीक्षण है, तो वो सामूहिक परीक्षण होगा हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अपने तथा दूसरे के संवेगों को जानने, समझने व उचित अनुभूति व अभिव्यक्ति कराने में सहायता करने वाली बुद्धि का नाम क्या है? संवेगात्मक बुद्धि, संवेग बुद्धि, संवेगात्मक लब्धि या उपयुक्त सभी? तो देखिए मित्रों इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो आप लोग अगर आपने मेरे से लगातार पढ़ाई की है, जुड़े रहे हो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भी अगर आपने कोई किताब अच्छी सी पढ़ी है, चाहे आप मेरे से पढ़ें या नहीं पढ़ें, अलग से आपने अच्छी सी किताब पढ़ी है, तब भी इन प्रश्नों के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या है मित्रों? करके सीखना है, सब पढ़ें आगे बढ़ें, या सी ऑप्शन सबका साथ सबका विकास, और डी है शिक्षा बिना बोझ के? तो आदर्श वाक्य क्या है एनसीएफ 2005 का? शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन नंबर डी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका रहेगा, अपन बताना, सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की जाए, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, शैक्षणिक इतिहास का अध्ययन या उपयोग सभी? तो सारी बातें ठीक है, ठीक है। हालांकि इनको जो आपकी पढ़ाई जो इनकी वो सामान्य बच्चों के साथ करवानी चाहिए, लेकिन इनके लिए अपन स्पेशल टीचर्स लगवा सकते हैं। बाकी अभी ऐसी हो रही है हालांकि चीज़ें, स्पेशल टीचर्स तो लिए ही जाते हैं, तो व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन थोड़ी सी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, जिन बालकों की बुद्धि औसत से कम होती है और समायोजित व्यवहार संबंधी अक्षमताएं पाई जाती हैं उन्हें किस श्रेणी का बालक कहा जाता है? विकलांग बालक, श्रवण दोष युक्त बालक,
आपका मंदबुद्धि, मानसिक विकलांग बालक और उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसका जो आंसर रहेगा, देखिए समायोजन, देखिए बालकों की बुद्धि औसत से कम होती है और समायोजित व्यवहार संबंधी अक्षमताएं भी जिस बालक में अगर पाई जाए तो वो है आपका किस श्रेणी का बालक होगा? निश्चित रूप से साथियों औसत बुद्धि से भी कम तो उसकी बुद्धि है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होना चाहिए, मंद बुद्धि मानसिक विकलांग बालक उसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक रिश्तों में धोखा खाया हुआ व्यक्ति जीवन पर खेल कर दूसरों की रक्षा करता है, युद्ध में वीरता प्राप्त करते देखा जाए तो युक्ति कौन सी है? उदात्तीकरण है, मार्गांतीकरण, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए रिश्तों में वो धोखा खा चुका है, हो सकता है रिश्ते में धोखा खा जाए, प्रेम में धोखा खा लिया उसने किसी के साथ, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब वो गुस्से में है, अगले को कुछ बोल नहीं सकता, तो अब क्या है कि वो क्या करना चाहता है कि एक प्रकार से मतलब दूसरों की रक्षा कर रहा है अपनी जान पर खेल कर, क्योंकि खुद की तो परवाह ही नहीं है कि मेरे को तो धोखा मिल गया तो मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो एक प्रकार से दिमाग में लेकर के चल पड़ा है व्यक्ति, और वो किसी की भी रक्षा कर लेता है, किसी भी चीज़ से डर तो लग नहीं रहा है, और देश के लिए भी जो वो प्राणों को न्यौछावर कर दिया, फौज में जा करके युद्ध में वीरता प्राप्त उसने कर ली। तो ये आपका रास्ता क्या, उदात्तीकरण का। वो अगर चाहता तो कुछ गलत भी कर सकता था, जैसे अपराध का रास्ता अपना ले या कोई गलत रास्ता अपना ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उसने अपने गुस्से को एक सही दिशा दी जिससे कि उसका जीवन सफल बन सके। तो ये उदात्तीकरण और मार्गांतीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? वो है आपकी समायोजन, कोषमायोजन, बुद्धि या अधिगम। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही आंसर निश्चित रूप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? मानसिक संघर्ष को मानेंगे सबसे बड़ा आंतरिक कारक। बहुत ही खतरनाक चीज है मानसिक संघर्ष, और बच्चे 25 अप्रैल की डेट की वजह से मानसिक संघर्ष से निश्चित तौर पे गुजर रहे हैं रीट के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगातार मेहनत करते ही जाना है जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए। चाहे वो परीक्षा कल हो, चाहे आपकी 25 अप्रैल को हो, चाहे 26 जून को, कभी भी एग्जाम हो जाए, आपको तैयार रहना है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो मानसिक संघर्ष में नहीं फंसना है कि आप सोचते रह जाओ। 28वां प्रश्न की, एक उत्तम शिक्षक की विशेषता क्या है? प्रभावशाली एवं आकर्षक हो, मौलिक चिंतन की योग्यता उसमें हो, विषय वस्तु का उचित ज्ञान हो। तो सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा आपका डी ऑप्शन। सारी बातें अगर उसमें है तो बहुत अच्छी बात है। एक उत्तम शिक्षक की यही विशेषता होगी। तो ऑप्शन डी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को या शिक्षण उद्देश्य को? तो मूल्यांकन उपागम में मित्रों शिक्षण उद्देश्यों को जो है वो आपके प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि देखिए मूल्यांकन उपागम की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तो उससे पहले अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो शिक्षण के उद्देश्यों पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, किस चीज़ को इंगित करेगी? समेकित शिक्षा। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। दूसरा, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल। सी ऑप्शन है, सामान्य बच्चे एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चे के लिए पृथक स्कूल। और डी ऑप्शन है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो समेकित शिक्षा का अर्थ क्या है मित्रों? समेकित शिक्षा का अर्थ है सामान्य बच्चे व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो, एक ही जगह पढ़ें और एक ही जगह ज्ञान को ग्रहण करें। तो निश्चित रूप में एक रह करके पढ़ेंगे और समाज में एकजुटता की भावना इससे पनपेगी। अगर उनके लिए अपन अगर विकलांग बच्चों के लिए या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलेंगे तो निश्चित रूप से उनमें हीन भावना भी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मित्रों सही आपका आंसर रहेगा। ये थे मित्रों आपके 30 प्रश्न साइकोलॉजी के आपके मॉडल पेपर नंबर 8 से। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे
और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए मित्रों, अपन मिलेंगे एक और नए पेपर में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।